इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उस समय सिर्फ एक लड़ाई या एक जीत हार जैसी लगती हैं, लेकिन असल में वे पूरे भविष्य को बदल देती हैं। 16वीं सदी था, भारत भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। बाहर से देखने पर यह एक समृद्ध भूमि थी, सोना, मसाले, खेती, संस्कृति सब कुछ था। लेकिन अंदर से ये बिखरा हुआ था। सत्ता के कई केंद्र थे, विश्वास कम था, और सबसे बड़ी बात, कोई एक मजबूत स्थिर शक्ति नहीं थी जो पूरे उत्तर भारत को एक साथ बांध सके। इसी बिखराव के बीच एक ऐसा व्यक्ति भारत की ओर बढ़ रहा था जिसने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक जीत आने वाले 300 सालों का इतिहास बदल देगी। बाबर, एक ऐसा शासक जो मध्य एशिया से आया था। उसके पास एक विशाल साम्राज्य नहीं था, नहीं कोई बहुत बड़ी सेना, लेकिन उसके पास कुछ और था, अनुभव, रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण, एक अलग तरह की युद्ध तकनीक। उसने कई बार हार देखी थी, कई बार अपना क्षेत्र खोया था, लेकिन उसने एक चीज सीखी थी, सीधी ताकत से ज्यादा जरूरी है सही रणनीति। उधर भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। उसके पास एक बड़ी सेना थी, हाथी, घोड़े, हजारों सैनिक, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अपना सिस्टम। उसके अपने अमीर उससे खुश नहीं थे, उसके अपने लोग उसके खिलाफ थे। यानी बाहर से वो मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। और यही वो स्थिति थी जहां इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो अलग अलग सोच का टकराव था। एक तरफ पुरानी भारतीय युद्ध प्रणाली, हाथियों पर निर्भर भारी सेना, सीधी टक्कर। दूसरी तरफ बाबर की रणनीति, तोपखाना, तुर्की तकनीक और चालाकी से बनाई गई योजना। जब युद्ध शुरू हुआ तो इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। अगर सिर्फ संख्या देखी जाए तो जीत उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता, वो दिमाग से जीता जाता है। बाबर ने तुलुगमा और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। तोपों की आवाज और बारूद ने भारतीय सेना को हिला दिया। हाथी जो पहले युद्ध में ताकत माने जाते थे, वही डर का कारण बन गए। वे घबरा गए, अपनी ही सेना को कुचलने लगे। कुछ ही घंटों में जो सेना अजेय लग रही थी वो टूट गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और उसी पल एक नई शक्ति ने भारत में कदम रख दिया, मुगल साम्राज्य। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बाबर की जीत थी या ये भारत की कमजोरी की हार थी? क्योंकि अगर हम इस घटना को गहराई से देखें तो हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। भारत बाबर से नहीं हारा, भारत अपने ही बिखराव से हारा। अगर उस समय एकता होती, अगर अलग अलग शक्तियां एक साथ खड़ी होतीं, तो क्या एक विदेशी सेना इतनी आसानी से जीत पाती? शायद नहीं। लेकिन इतिहास शायद पर नहीं चलता, वो सच्चाई पर चलता है। और सच्चाई ये है कि उस दिन एक लड़ाई ने सिर्फ एक शासक को नहीं हराया, उसने पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। बाबर की जीत के बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ एक शासन परिवर्तन नहीं था, वो एक नई दिशा थी। उसने सिर्फ गद्दी नहीं ली, उसने एक ऐसा साम्राज्य शुरू किया जो आने वाले सालों में भारत के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि बाबर कैसे जीता, असली सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। कैसे एक विदेशी सेना धीरे धीरे इस भूमि की सत्ता बन गई, कैसे एक जीत ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये पतन अचानक हुआ या ये धीरे धीरे शुरू हुआ उसी दिन से? 1526 की जीत के बाद ऐसा लग सकता है कि अब सब कुछ बाबर के नियंत्रण में आ गया होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। एक लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन एक विशाल और विविधता से भरे देश पर स्थायी शासन करना बहुत कठिन होता है। बाबर ने दिल्ली की गद्दी तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसने जिस भूमि को जीता था वो अभी भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस जीत को टिकाऊ बनाना। उसने कुछ सालों तक अपने साम्राज्य को संभालने की कोशिश की, लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। और यहीं से वो इंस्टेबिलिटी शुरू होती है जो आगे चलकर इस कहानी को और गहरा बना देती है। अब सत्ता आई उसके बेटे हुमायूं के हाथ में। हुमायूं एक दिल का अच्छा इंसान था, लेकिन एक मजबूत शासक नहीं। उसमें वो डिसाइसिवनेस नहीं थी जो एक नए साम्राज्य को संभालने के लिए जरूरी होती है। उसने अपने भाइयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी, जो बाद में उसके लिए ही खतरा बन गया। यानी मुगल साम्राज्य अभी पूरी तरह बना भी नहीं था और अंदर से टूटने लगा था। यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा एक नए खिलाड़ी ने उठाया, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी कोई साधारण शासक नहीं था, वो एक रणनीतिकार था जिसने बहुत ध्यान से मुगलों की कमजोरियों को समझा।
उसने देखा कि हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अस्थिरता और निर्णय लेने में देरी है, और फिर उसने हमला किया, सीधा, सटीक और पूरी तैयारी के साथ। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी छीन ली। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उस विदेशी सत्ता की कमजोरी का पहला बड़ा प्रमाण था, जिसने अभी अभी भारत में अपनी शुरुआत की थी। हुमायूं को भागना पड़ा, पहले सिंध फिर भारत तक। सोचो, जिस साम्राज्य की शुरुआत इतनी बड़ी जीत से हुई थी, वो कुछ ही सालों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगा था। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। शेर शाह सूरी ने सिर्फ सत्ता नहीं ली, उसने शासन का तरीका बदल दिया। उसने प्रशासन को मजबूत किया, सड़कों का निर्माण करवाया जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था शुरू की, मुद्रा प्रणाली को सुधारा। यानी जहां मुगल साम्राज्य इंस्टेबिलिटी में था, वहीं शेर शाह एक मजबूत सिस्टम बना रहा था। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ विदेशी सत्ता जो खुद को स्थिर नहीं कर पा रही थी, और दूसरी तरफ एक स्थानीय शासक जो व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। लेकिन शेर शाह का शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और यही वो मौका था जब हुमायूं ने वापसी की। 1555 में कई सालों के संघर्ष के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। लेकिन ये वापसी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यानी एक बार फिर सत्ता बदल गई। अब सोचो, लगातार बदलती सत्ता, कोई स्थिरता नहीं, हर कुछ सालों में नया शासक। ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं थी, ये एक सिस्टमिक वीकनेस थी। और यही वो चीज है जो पतन की प्रक्रिया को और तेज कर देती है। क्योंकि जब एक देश या साम्राज्य के पास स्थिर नेतृत्व नहीं होता, तो वो बाहरी और अंदरूनी दोनों खतरों के लिए कमजोर हो जाता है।